हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है हमारे, ये दोनों एक ही है। वैसे आज से पहले भी आपने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पढ़े होंगे। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं इजी वर्ड में। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ये जनता को प्रदत्त एक ऐसे अधिकार होते हैं जो उनके हितों की रक्षा करते हैं। ये तो है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है। कहाँ किया गया है? भाग 3 में किया गया है। और आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल है 12 से 35। इसमें क्या है? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार में ये जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा, अच्छा क्या है ये? देखो, मैग्ना कार्टा जो है ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन में वहाँ के राजशाहियों द्वारा कुछ मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे। उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और कभी भी किसी के अधिकारों की बात आती है तो उस शब्द को मैग्ना कार्टा के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है वो है मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार संबंधित बात को मैग्ना कार्टा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा क्या है? भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है या मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ आया? देखो, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 3 में है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, मतलब कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल है 12 से 35 में। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिया गया है। और मैग्ना कार्टा के बारे में पूछ ले, मैग्ना कार्टा को किसके नाम से जाना जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसके नाम से भी मैग्ना कार्टा को जाना जाता है। तो ये तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं एग्जाम में। अब आगे आते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अब कितने हैं? 6 हैं। क्यों है? देखो, इसमें से जो एक मौलिक अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार। उसको हटाकर अब क्या कर दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। जब से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है तो जो मौलिक अधिकार है 7 की जगह क्या हो गए हैं? 6 हो गए हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है ये? आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। अच्छा, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार क्यों बनाया? ये क्वेश्चन, ये बात मैं आपको पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो मैंने बताया हुआ है कि इसे संपत्ति का अधिकार क्यों बनाया है, इसे कानूनी अधिकार क्यों बनाया है। देखो, पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ तो क्या हुआ था कि जो जमींदार थे या जो साहूकार थे, ठीक है, या जो राजशाही थे, इनकी बहुत बड़ी ज़मीनें थी, बहुत बड़ी। अब क्या होता था, जो गवर्नमेंट है अब उसे कुछ करना है, भारत के विकास के लिए कुछ काम करना है, यहाँ से रोड बनानी है, यहाँ से रोड बनानी है, ये किसी की ज़मीन है, यहाँ से तेल निकल गया है, ठीक है, यहाँ पे कोयला निकल रहा है, ठीक है, तो क्या है, अब गवर्नमेंट जाकर यहाँ पर कुछ कर नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि अभी ये मौलिक अधिकार था इनका। अगर ये जिन लोगों की ये ज़मीन थी वो बोलता था ये मेरा मौलिक अधिकार है, तुम मेरी ज़मीन को नहीं छेड़ सकते, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी ज़मीन को मुझसे लेते हो या खोजते हो तो मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर रिट जारी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें अड़चनें आ रही थी, मतलब किसी भी तरीके से गवर्नमेंट उनसे ज़मीनें नहीं ले पा रही थी,
या गवर्नमेंट को यहाँ से जो हाईवे खोलना है, निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट इस ज़मीन को लेना चाहती कि भाई यहाँ से हाईवे निकलेगा तो काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब वो बंदा बोलता है मैं तो अपनी ज़मीन नहीं दे रहा, ठीक है, बीच में अड़ गई बातें, ठीक है। अगर जीत करती है गवर्नमेंट तो वो जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देगा, ठीक है। तो ये सारी अड़चनें आ रही थी, तो क्या किया गवर्नमेंट ने जो ये संपत्ति का अधिकार था इसे हटाकर क्या कर दिया, कानूनी अधिकार कर दिया। अब कानूनी अधिकार कर दिया तो क्या है, गवर्नमेंट जब चाहे किसी की भी ज़मीन को ले सकती है ज़रूरत पड़ने पर। अब गवर्नमेंट चाहे तो इस वाली ज़मीन पर जो उसने बोला था कि मैं नहीं दे रहा, ठीक है, अब वो यहाँ पे आके बोल रही है कि हाँ मैं तो यही से हाईवे निकालूंगी, जो भी पैसा या जो भी दाम उस ज़मीन का उस टाइम है, ठीक है, वो उसको दे देगी उस बंदे को और यहाँ से अपना हाईवे निकाल लेगी, ठीक है। ये चीज़ें थी, तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब ये कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है, ये आर्टिकल 300A के तहत किया गया है। अब यहाँ पे पॉइंट आते हैं, ठीक है। पहले हमारे कितने अधिकार थे, 7 अधिकार थे, ठीक है। अब कितने हैं, अब 6 हैं। कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत हटाया गया है, आर्टिकल 300A के तहत हटाया गया है। कौन सा संविधान संशोधन था या कौन सा 44 संविधान संशोधन था, कब हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, ये पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, जो मौलिक अधिकार हैं और जो कानूनी अधिकार हैं ये होते क्या हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वे कानून हैं जिसे संविधान द्वारा संरक्षण दिया जाता है। मतलब हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ये पावर है। लेकिन क्या होता है, जो कानूनी अधिकार है उसमें किसी भी तरीके की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती। इसलिए तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकारों की सूची में डाल दिया गया था, ताकि कोई भी जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जारी ना कर सके, ठीक है। इस प्रकार वर्तमान में अब हमारे 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। पहले कितने थे, 7 थे। तो अब जो 6 हैं उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम उनका नाम जान लेते हैं। मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको, उस ट्रिक से आप लर्न कर लेना कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, ये है ट्रिक। अब देखो कैसे लगाएंगे। सम से समानता का अधिकार, सब से स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, उपचार का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो है ट्रिक, ठीक है। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं। अच्छा, समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 14 से 18 के अंदर हम सिर्फ समानता का अधिकार पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के अंदर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से 24 के अंदर है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29 से 30 में है। संवैधानिक संशोधन का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 में है। ये तो है हमारे, क्या है, ये हमारे मौलिक अधिकार। देखो जो ये मौलिक अधिकार है इनके अंदर भी अमेंडमेंट किए गए हैं। वो क्या अमेंडमेंट है, जब हम इसको अब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है। देखो ये अधिकार सभी भारतीयों को सभी प्रकार के क्षेत्रों में समान रूप में बनाने का प्रयास करता है। जब वो किसी भी क्षेत्र में है वो सब इक्वल माने जाएंगे, ठीक है, और उनके जितने भी विचार हैं उनको समान रूप से वो अपने प्रेरित कर सकता है, ठीक है। मतलब लोगों में एक तरीके से समानता को शो करता है ये, मतलब हर आदमी हर तरीके से समान है, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है
क्या है ये? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक है हमारा। 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक क्या है? समानता का अधिकार है। 14 के अंदर क्या दिया गया है? 14 के अंदर दिया गया है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानूनी रूप में सब समान है। ठीक है, ये किस में आता है? आर्टिकल 14 में आता है कि कानूनी रूप में सब समान है। 15 में क्या आता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि, इसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, या किसी भी जाति धर्म से, मतलब जो भी किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है कि ये इस जाति का है, ये इस लिंग का है, ठीक है, ये यहाँ पैदा हुआ है, ये वहाँ पैदा हुआ है, तो ये भी कोई जो भी किसी तरीके का जो भेदभाव किया जाता था वो चीज़ों, उस चीज़ों पे भी रोक है। इस पे भी कोई, अगर इन पर भी अगर कोई कुछ कहता है तो जाकर तुम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हो। ठीक है। 16 क्या है? 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर में समानता, मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं जितनी भी, ठीक है, ये सरकारी जो भी सरकार के द्वारा दिया गया जो भी चीज़ है, ये सरकारी नौकरी है, उनमें सबको समान अधिकार प्राप्त होना, मतलब कोई भी जाकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति लिंग भेदभाव का हो। ठीक है, अगर उसे सरकारी नौकरी चाहिए तो वो जाकर ले सकता है। अब ऐसे नहीं ऐसे ही जाकर नहीं, वो आवेदन वगैरह देना पड़ता है, सब जो भी करते हैं। ठीक है। 17 क्या है? अपृष्टता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। इसमें क्या है? अपृष्टता का अंत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई उपाधि नहीं ले सकता, कोई अपनी मर्जी से क्या देता था, जैसे एक डॉक्टर है तो वो सिर्फ डॉक्टर है इसलिए वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कुछ नहीं है, वो अपनी मर्जी से ये नहीं बोलेगा मैं सेठ बाबू हूँ, मैं डॉक्टर बाबू हूँ, या मैं वकील बाबू हूँ, है कुछ नहीं वो। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई उपाधि नहीं लगा सकता कोई। ठीक है, जैसे राजा महाराजा है वो भी अपने आगे नहीं लगा सकते, मतलब उपाधियों का अंत हो गया है बिल्कुल ही। ये किसमें है? आर्टिकल 18 के अंदर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस में दिया गया है? ये पार्ट 19 से 20 का अनुच्छेद जो है ये हमारा पूरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो कि भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया है ताकि वो स्वतंत्र रूप से वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके हैं। अगर वो अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं तो क्या होता है? भारत का भी विकास होता है। एक एक आदमी अगर विकसित है तो इसका मतलब क्या है? देश विकसित है। ठीक है, ताकि उसके विकास से, हम के माध्यम से देश का भी विकास संभव हो सके। ठीक है, तो वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। देखो, आर्टिकल 19 क्या है? देखो, आर्टिकल 19 थोड़ा बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी कई पार्ट हैं। आर्टिकल 19 जो है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब इसका मतलब ये है कि वे अपने मन में भाव और विकास के लिए कार्य करना, इसके संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे 19A, 19(2), ठीक है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसको 19 को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो 19(1) है, 19 अल्फा जो बोल सकते हैं हम, इस अब ये भी बोल सकते हैं, या 1, 2, 3 भी बोल सकते हैं, या 19A भी बोल सकते हैं। 19E में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, कि लोग आराम से बोल सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से। और आर्टिकल 2 में क्या है? 19(2) में क्या है? 19(2) में क्या है? देखो, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा मिटा देती ताकि अच्छे से समझ में आए। 19(2) में क्या है? 19(2) में शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित हो सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, ये क्या है? 19(2) है। अब 19(3) क्या है?
19(3) में क्या है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है कहीं पे भी, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से, विदाउट लड़े, ठीक है, किसी हथियारों से नहीं कि एक गोली लेके बैठा है, हाँ भाई शांतिपूर्वक ढंग से हो रही है, वो चीज़ें नहीं, ठीक है, मतलब आराम से शांति से कोई भी सभा कर सकता है जिससे कि किसी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। फिर हमारा आता है 19(4). 19(4) में क्या है, भारत में किसी भी जगह पर आ जा सकता है, ठीक है। फिर 19(5) में क्या है, भारत में निवास करने का अधिकार है। अब 19(6) में क्या है, 19(6) में क्या है, 19(6) में क्या है, भारत में किसी भी तरीके की कोई भी जीविका या रोजगार चला सकता है। देखो मैं आपको इसको एक स्टोरी की तरह बताऊं जिससे कि आपको ये लर्न अच्छे से जल्दी से हो जाएगा। मेरी खुद की बनाई हुई स्टोरी है, ठीक है, मैंने इसे ऐसे ही लर्न किया है। देखो पहले मैं लिख देती हूँ 19(1), 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो एक स्टूडेंट हो आप सब, तो स्टूडेंट की बात करते हैं। एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या है, सरकार के कामों से खुश नहीं है, सरकार क्या कर रही है उसे मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो सरकार के विरुद्ध बोलना शुरू करता है वो। तो सबसे पहले क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर उसने देखा कि मेरे अकेले की बात तो कोई सुन नहीं रहा, ठीक है, कोई बोल नहीं रहा मेरे बारे में, या मेरे अकेले के बोलने से कुछ हो नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, कुछ लोगों को बुलाता है और शांतिपूर्वक ढंग से एक चादर बिछाता है और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। यानी क्या हुआ, दूसरा, शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित कर बिना हथियारों के, ठीक है, मतलब कोई मिस वर्ड यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, और एक सभा इकट्ठी कर रहा है, तो शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होकर बिना हथियारों के सरकार का विरोध कर रहा है। तो सेकंड क्या है हमारा, शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होना, ठीक है। फिर भी उसकी गवर्नमेंट के पास कोई आवाज नहीं पहुंचती, तो वह क्या करता है, वह एक सभा समूह बनाता है, ठीक है, बनाता है। फिर देखो अब आ गया इसके अंदर सभा और समूह बनाना, तो आर्टिकल 4 क्या है, 3 क्या है, सभा और समूह बनाता है। फिर भी आवाज उसकी गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती, तो वो क्या करता है, पूरे भारत में घूमना शुरू कर देता है कि घूम घूम कर मैं जगह जगह घूमूंगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होंगे, ठीक है, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ पहुंचेगी, जब लोगों के पास इतनी मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी तो गवर्नमेंट तक तो पहुंच ही जाएगी, तो भारत में आवागमन करता है। तो पार्ट हमारा 4 क्या है, आवागमन, ठीक है, घूम घूम कर गवर्नमेंट के विरुद्ध प्रयास करता है वो, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती, ठीक है, तो क्या करता है वो, अब वो कहीं घूम रहा है, तो अब जब देखो एक बात बताओ, जब वो इधर उधर घूमेगा तो क्या करेगा, अब वो रोज रोज घूमता थोड़ी ना रहेगा, रुकेगा, कहीं निवास तो करेगा ना, तो निवास करने की स्वतंत्रता किसके अंदर है, 4 के अंदर है, आर्टिकल 4 के अंदर है। तो पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और अब वो कहीं भी निवास करेगा तो अब उसे खाना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अर्थात किसी भी प्रकार की आजीविका या रोजगार, ठीक है, ये करेगा ना, तो रोजगार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है, समझ में आया। एक स्टूडेंट है, घूम रहा है, फिर रहा है, पहले वो मतलब गवर्नमेंट के काम से खुश नहीं है, तो वो बोलना शुरू करता है, गवर्नमेंट नहीं सुनती, तो शांतिपूर्वक एक सभा बनाना शुरू कर देता है, गवर्नमेंट फिर भी नहीं सुनती, तो फिर वो तो शांतिपूर्वक ढंग से मतलब एकत्रित लोगों को करता है, तो भी गवर्नमेंट नहीं सुनती, फिर वो एक सभा समूह बना देता है, फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुनती, तो वो पूरे भारत में घूमना शुरू कर देता है, लेकिन गवर्नमेंट इतनी ढीठ है, वो फिर नहीं सुनती, तो फिर क्या करता है, वो घूम घूम के थक जाता है, तो भाई कहीं रुकेगा तो सही, कहीं निवास तो करेगा, ठीक है, तो भारत में कहीं पे भी जाकर निवास करने की स्वतंत्रता है उसे। अब वो निवास कर रहा है,
तो अब रह रहा है तो कुछ खाएगा पिएगा तो सही, अब उसके लिए उसको रोजगार करना पड़ेगा, तो उसे आजीविका की भी स्वतंत्रता है। तो ये सारा कुछ हमारा आर्टिकल 19 में है। ठीक है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखो एक चीज़ और बता देती हूँ, कुछ भी हो, अगर मान लो किसी भी विशेष प्रावधान की बात हो और वहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा हो तो जम्मू कश्मीर पे टिक मार दो। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये जो भी मतलब आर्टिकल है, ठीक है, जो मैंने 19 आपको बताया है, ये किस पे लागू नहीं होता था पहले, अब होता है। किस पे नहीं होता था? जम्मू कश्मीर पर। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? 370 के आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर पे ये लागू नहीं होता था। ठीक है, ये प्रावधान, विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर को दिए गए थे, उन्होंने अपना ही संविधान बना रखा था। अब हम जाते हैं आर्टिकल 20 पे। अब आता है आर्टिकल कौन सा? 20। देखो क्या है आर्टिकल 20। अपराध के दोष में सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह क्या है? देखो कि यदि अपराध किए हैं या अपराधी बनाए जाते हैं, या किसी ने अपराध किया है या वो अपराधी माना जाता है या बनाया जाता है, या किसी भी किसी को अपराधी किसी भी तरीके से बना दिया जाता है, मान लो ये अपराधी बना दिया गया है, तो उस अपराधी को 3 प्रकार के अपने दोष से बचने के लिए, ठीक है, दोष संबंध में संरक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, वो 3 तरीके से अपना संरक्षण कर सकता है। क्या है वो? देखो 3 पॉइंट है। सबसे पहले क्या है कि उस अपराधी को उसे उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उसके अपराध करते समय कानून था। यानी यदि कोई व्यक्ति, देखो 2018 में कोई अपराध करता है, ठीक है, और उस टाइम क्या था, जो उसने अपराध किया है तो उसकी सजा थी 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने थी। आज 2022 में उसे सजा मिल रही है और इसी अपराध की सजा 2022 में है 5 साल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इससे सजा ये वाली मिलेगी या ये मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उसे क्या है कि जब उसने 2018 में जुल्म किया था तो उसे सजा 2018 की मिलेगी, जो उस टाइम जो प्रावधान था वो। ठीक है, मतलब 2018 में क्या प्रावधान था कि 6 महीने की सजा थी, तो इसे 6 महीने की सजा मिलेगी, ना कि 2018 के 5 साल की सजा मिलेगी। मतलब जिस टाइम उसने अपराध किया है, जिस साल उसने अपराध किया है, उस साल जो प्रावधान है उस सजा को लेकर वही सजा मिलेगी, ना कि फ्यूचर में अब उसको सजा दी जा रही है, आज जो उसका उस सजा का जो प्रावधान है वो सजा मिलेगी। मतलब आज 5 साल है तो 5 साल सजा नहीं मिलेगी, उसे 2018 में जुल्म किया था तो 2018 वाली ही सजा मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे इसमें सेकंड पॉइंट की गवाही। मतलब कोई भी अपराधी है उसको बांधे नहीं किया जा सकता कि वो अपने विरुद्ध किसी भी तरह की कोई गवाही दे। ये सारा हम आर्टिकल 20 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी भी तरीके की कोई गवाही नहीं देगा अपने खिलाफ। तीसरा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर? एक अपराधी के लिए एक बार में एक ही सजा सुनाई जाएगी। मतलब अगर उसने एक अपराध किया है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि तुझे फांसी की सजा भी देंगे, तुझे 6 महीने अलग भी रखेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें नहीं, तुझे ये भी करना पड़ेगा, तुझे वो भी करना पड़ेगा। नो, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। ये था आर्टिकल 20। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं देही, मतलब जीवन का अधिकार। देखो बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है,
ने इस अधिकार को बहुत बड़ा बना दिया है। ठीक है, इसमें चेंजेस करती रहती है, जोड़ती रहती है, जोड़ती रहती है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि कई बार तो स्वच्छ पानी पीना भी मानव का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। ठीक है, स्वच्छ वायु में जीना भी, ठीक है, ये भी मानव का अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। भोजन को प्राप्त करना भी, ये भी मानव का अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता भी अब मानव का मौलिक अधिकार है, और निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंदर ही डाल दिया गया है कि निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अनुसार ही मौलिक अधिकार है। तो इस आर्टिकल को बहुत ही बड़ा बना दिया गया है, या बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है, और इसके अंदर कम जो पॉइंट है वो ऐड होते रहते हैं। ठीक है, और इसमें और भी कुछ शामिल किया गया है, जैसे मान लो कि चिकित्सा का अधिकार है, ये भी क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ये सब अब क्या हो चुके हैं, मौलिक अधिकार हो चुके हैं। किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। तो ये आर्टिकल 21 के अनुसार प्राण और दैहिक में का अंग बन चुके हैं। क्या, जो भी मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताए हैं। ठीक है, पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वायु में रहने का अधिकार, स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार, ठीक है, भोजन का अधिकार, अच्छी चिकित्सा पाने का अधिकार। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आ चुकी हैं, आर्टिकल 21 के अंडर आ चुकी हैं। अब आता है हमारा आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, देखो ये भारतीय संविधान में नहीं था, ये भारतीय संविधान में 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अनुसार जोड़ा गया है। इसके अंडर क्या था, इसके अंडर था कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, मतलब पूरे भारत के अंदर 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 21A में आता है। अब पढ़ते हैं हम आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, देखो आर्टिकल 22 क्या है, यह है गिरफ्तारी के संरक्षण। यह है आर्टिकल 22। देखो यहाँ आपको समझना होगा कि यदि आपने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है और आपको पुलिस पकड़ने आती है, तो उस टाइम आपको 3 अधिकार आर्टिकल 22 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान जो संविधान है वो हमें आर्टिकल 22 के अनुसार वो 3 अधिकार देती है। वो क्या है, देखो अगर पुलिस हमें अचानक पकड़ने आ जाती है और हमने कुछ नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, उससे सबसे पहले पूछेंगे कि भाई हमें किस जुल्म के अंदर, मतलब पकड़ने आए हो आप, मैंने किया क्या है, कारण पूछने का अधिकार है आपको। ये तो पहला अधिकार है। दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर अगर मान लो किसी को पकड़ लिया गया है, तो 24 घंटे के अंदर अपराधी को नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने यानी न्यायपालिका के सामने उपस्थित करना होगा। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि जो आने जाने का समय है, मतलब आवागमन का जो समय है, वो नहीं जोड़ा जाता। फिर है तीसरा पॉइंट इसमें, वो क्या है कि कोई भी अपराधी है, ठीक है, उससे पावर है कि वो अपना मनपसंद कानूनी सलाह लेने की उसे परमिशन है। मतलब वो अपना मनपसंद वकील चुन सकता है और उससे सलाह ले सकता है कि भाई इस अपराध से कैसे बाहर निकला जाए। ठीक है, तो उसको ये अधिकार दिए जाते हैं। अब हमारा आता है आर्टिकल, ये वाला 23 से 24 पढ़ेंगे हम, कि हमारा आर्टिकल 23 और 24 क्या होता है। ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या है, ये किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का या किसी भी प्रकार से हो सकता है। इसे आर्टिकल 23 और 24 में रखा गया है। ठीक है, ये बड़ों के साथ भी हो सकता है, युवा बच्चों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, इसे 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अब आर्टिकल 23 क्या होता है, देखो मानव व्यापार पर रोक। ठीक है, ये किस पे आता है, आर्टिकल 23 में आता है। बालाश्रम,
ठीक है, ये भी आर्टिकल 23 में आता है। और बंधुआ मजदूरी आर्टिकल 23 में आता है। इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध संरक्षण ये सारे आर्टिकल 23 के तहत किए जाते हैं। आर्टिकल 24 क्या है? इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके का कोई काम धंधा जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम हो या जैसे कि कारखाने वगैरह में काम करने पर रोक लगा दी गई है। यह आर्टिकल हमारा 24 में आता है। आगे की वीडियो जो है, बाकी हमारे जो पार्ट बचे हुए हैं आर्टिकल 25 से 28, मतलब 25 से जो 32 तक हमारे आर्टिकल बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।